अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। आज एज़ पर स्केजुअल हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 20। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टिसिपेंट्स इन सेकेंडरी इक्विटी मार्केट। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कशन की थी वो हमने की थी इक्विटी मार्केट के मतलब कि इक्विटी मार्केट बेसिकली होती क्या है और उसकी डिफरेंट पर्पसेस क्या है। और उसके अलावा जो सेकंड टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो हमने किया था कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है। ठीक है, आज हम अपने इक्विटी मार्केट वाले टॉपिक को ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसको ज़्यादा एलेबोरेट करेंगे। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग वेरियस पार्टिसिपेंट्स ऑफ योर सेकेंडरी मार्केट के सेकेंडरी मार्केट के अंदर आपके कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इनको हमने एक डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर सेपरेटली पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ हम इनको कंबाइनली इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो अगेन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसकी, कि सेकेंडरी मार्केट बेसिकली होती क्या है या सेकेंडरी इक्विटी मार्केट क्या होती है। इक्विटी मार्केट बेसिकली एक ऐसी मार्केट को कहते हैं जहाँ पे शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। ठीक है, अब सेकेंडरी मार्केट कौन सी होती है? सेकेंडरी मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे सेकंड टाइम शेयर्स को लाया जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि फ़र्स्ट टाइम शेयर्स को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स की तरफ जाया जाता है और सेकंड टाइम अगर आपने उसकी बाइंग एंड सेलिंग करनी है तो उसको फिर हम सेकेंडरी मार्केट में लेके आते हैं। ठीक है, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में उसको डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो हमारा आज का टॉपिक है पार्टिसिपेंट्स इन दी सेकेंडरी इक्विटी मार्केट। अच्छा, उसके अंदर ये डिफरेंट पार्टिसिपेंट है। सबसे पहले आ जाता है मेंबर्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, जिसके अंदर हमारे मेंबर ऑफ एक्सचेंज में हमारे आ जाते हैं हर वो बंदा जो एक्सचेंज के साथ अटैच है, और एक्सचेंज से मुराद यहाँ पे आपकी स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, और हर वो बंदा जो आपकी एक्सचेंज के साथ मिल के अपने इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? मेंबर्स ऑफ एक्सचेंज। इसको हम नीचे डिटेल वर्जन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल के लिए ये इनफ है कि आपकी जो ब्रोकर्स होते हैं, शेयर्स के ब्रोकर्स होते हैं, उनको हम नॉर्मली मेंबर्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड आपका आ जाता है अल्टीमेट बारोर्स, जिसमें आपके कॉर्पोरेट सेक्टर्स आ जाते हैं। अब ये अल्टीमेट बारोर्स क्या होते हैं? बेसिकली इसको भी हम आगे जो मेन इनका सेक्शन है उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कि इनको बारोर, अल्टीमेट बारोर क्यों कहा जाता है और कॉर्पोरेट सेक्टर होता क्या। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है फाइनेंशियल इंटरव्यू। अच्छा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि डिफरेंट काइंड के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो दरमियान में आपके बायर एंड सेलर के दरमियान में एज अ ब्रिज अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, उनको हम ये कहते हैं। उसके बाद आ जाता है अल्टीमेट लेंडर्स। ठीक है, ये कौन होते हैं इसके बारे में भी हम डिटेल में नीचे पढ़ेंगे। फंड मैनेजर्स कौन होते हैं, स्पेकुलेटर्स एंड आर्बिट्रेजर। ये सारी चीज़ें अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन आ जाता है हमारा मेंबर ऑफ एक्सचेंज, जिसको हमने स्टॉक ब्रोकर्स भी कहा था। अच्छा, आपको याद होगा कि एक हमारा सेशन हुआ था जिसके अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से कुछ लोग आए थे जो हमें एक लेक्चर दे के गए थे, जो BB8 बोल के आपने ही उसको अरेंज करवाया था। अच्छा, उसके अंदर उन्होंने क्या बताया था, वो बेसिकली जो 2-3 लोग आए थे वो मार्केट, उनमें से एक जो था वो ब्रोकर भी था, मतलब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था एज अ स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर। तो उसने भी काफ़ी आपको बताया था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ट्रेंड एनालिसिस क्या है। ट्रेंड एनालिसिस से मतलब ये है कि आपकी मार्केट कहाँ इस वक्त स्टैंड कर रही है और ये फ्यूचर में किस जगह जा रही है, मतलब ये ग्रो करेगी या फिर और इसकी अनस्टेबिलिटी जो सी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और ये और ज़्यादा
फाइनेंशियली तौर पे क्रैश कर जाएगी, ठीक है। तो उस मीटिंग में भी या उस सेशन के अंदर जो एक मेजर रोल प्ले किया था या मेजर इंफॉर्मेशन का सोर्स प्रोवाइड किया था उस बंदे ने, वो बेसिकली ब्रोकर ही था। अब होता क्या है, लेट्स सपोज मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, और मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो मैं डायरेक्टली जाके इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच इज़ डिफाइंड बाय द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX। सो उसके मुताबिक मैं डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, मुझे ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और ब्रोकर्स कौन होता है? वो बंदा होता है जो मार्केट के अंदर या एक्सचेंज के अंदर बैठा होता है और जो भी एक्सचेंज के फाइनेंशियल कंडीशंस जो उसके अंदर फ्लक्चुएशंस आ रही होती है उसको कंसीडर करता है, उसको देख के तो आगे आपका जो सा ट्रांजैक्शंस वगैरह करता है। सो स्टॉक ब्रोकर जो सा होता है वो आपको उसके थ्रू ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, अपने बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको एक ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, फिर आपने ब्रोकर को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बतानी है कि मैं कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने पहले ही कैलकुलेशंस की होती है कि मैंने किस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो तो ब्रोकर को सिंपल बता देते हैं कि भाई मैं इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, आप मेरा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड अकाउंट ओपन करें और मेरी इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग लेमैन होते हैं। लेमैन से मुराद मेरी ये है कि वो उनको आइडिया नहीं होता कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, उनको ये नहीं पता होता कि किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से उनको बेनिफिट होगा और किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से चांसेस है कि उनकी इन्वेस्टमेंट मारी जाएगी। तो वो क्या करते हैं, ब्रोकर्स के पास जाते हैं, उनको उनकी फ़ी पे करते हैं और उनसे एडवाइस लेते हैं। उनको बताते हैं कि भाई मैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ ना, तो मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ। मैं मतलब लेट्स सपोज कहता हूँ कि मैं नॉर्मल सा रिस्क लेना चाहता हूँ या मैं बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहता हूँ। तो फिर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, उस बंदे के कैपिटल, इन्वेस्टर की बात हो रही है, इन्वेस्टर के कैपिटल, इन्वेस्टर की फाइनेंशियल कंडीशन और दूसरे एलिमेंट्स को कंसीडर करने के बाद जो आपका स्टॉक ब्रोकर होता है वो आपको रिकमेंडेशन देता है कि आप किस कंपनी के स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक करना आपको चाहिए। तो इस एक सिनेरियो के अंदर जो आपका स्टॉक ब्रोकर होता है वो मेजर रोल प्ले करता है आपकी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। सो अगेन इसी चीज़ को नीचे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, देयर आर मेंबर्स ऑफ एक्सचेंज एंड फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन बिटवीन दी प्रिंसिपल्स। अगेन वही चीज़ है कि ये क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं। मतलब क्या करते हैं कि आपको एक प्रोवाइड करते हैं कि आप किस तरह ट्रांजैक्शन करेंगे और आपको फैसिलिटेट इन इस सेंस में आपको कर रहे होते हैं कि आप के नेचर के मुताबिक कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट है फॉर द पर्पस टू मेक योर इन्वेस्टमेंट। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट वन पार्टिसिपेंट। सेकंड वन आ जाता है आपका अल्टीमेट बोरोअर। अच्छा, बोरोअर बेसिकली होते क्या हैं या बोरोअर्स कहते किसको है? बोरोअर बेसिकली हर उस बंदे को कहते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाता है, जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाता है फॉर द पर्पस टू रेज इट्स कैपिटल। अच्छा, अब इधर कॉर्पोरेट सेक्टर को क्यों मेंशन किया गया है? लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर बेसिकली क्या होते हैं, आपकी डिफरेंट कंपनीज होती है। अच्छा, कंपनीज का यहाँ क्या रोल है? मतलब कंपनीज का स्टॉक एक्सचेंज के पार्टिसिपेंट के अंदर सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट जिनको कहा गया है, तो वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं या उनको ऐसा क्यों कहा गया? तो बेसिकली ये है कि समटाइम कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें बेसिकली तो कॉर्पोरेट क्या करती है, शेयर्स इशू करती है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, ट्रेडिंग होने लग जाती है। कॉर्पोरेट का रोल ख़त्म हो गया जब उन्होंने शेयर इशू किए, कैपिटल पैसा उनके पास आ गया, उसके बाद तो आपके शेयर होल्डर्स के पास चले गए शेयर। अब वो आपस में एक्सचेंज करते रहेंगे एक एक्सचेंज के अंदर बैठ के, ठीक है। लेट्स सपोज
कॉरपोरेट ने 1000 मिलियन या आप ये कह लें कि $10 मिलियन रेज़ करने थे। अच्छा, उसने शेयर्स इशू किए और $10 मिलियन को रेज़ कर लिया। अब कॉरपोरेट का काम तो ख़त्म हो गया, अब तो वो निकल गई। कॉरपोरेट ने तो डील किया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के साथ अपने शेयर्स को इशू करने के लिए, उसके बाद कॉरपोरेशंस तो बाहर हो गई। अब तो जो ट्रेडिंग हो रही है वो किन के दरमियान हो रही है? वो आपकी ट्रेडिंग हो रही है आपके जो जिसने परचेज़ किया इन्वेस्टर ने। अब लेट्स सपोज मैंने उस कंपनी के फर्स्ट टाइम शेयर्स को परचेज़ किया और बाद में मैं उस कंपनी के शेयर्स को सेल करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं जाऊँगा स्टॉक एक्सचेंज में और मैं उनको सेल आउट कर दूँगा, सिंपल। लेकिन कॉरपोरेट का फिर क्या रोल है? और ये मेंबर या पार्टिसिपेंट्स ऑफ एक्सचेंज सेकेंडरी इक्विटी मार्केट में क्यों आ रहे हैं? समटाइम ऐसा होता है कॉरपोरेशंस जो सी होती है वो अपने शेयर्स को दोबारा परचेज़ कर लेती है, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है, लेट्स सपोज कंपनी ने शेयर्स इशू किए, जैसे मैंने अभी बताया $10 मिलियन उन्होंने रेज़ करना था। 10 मिलियन के उन्होंने 1 मिलियन शेयर्स इशू कर दिए, 1 मिलियन शेयर्स एट द रेट ऑफ $10 ईच, तो 10 मिलियंस बन जाएंगे। तो 1 मिलियन शेयर्स इशू कर दिए। अब बाद में कंपनी को ख्याल आया नहीं, मुझे अपनी ऑनरशिप इतनी ज़्यादा वाइड नहीं करनी चाहिए या मुझे अपने शेयर होल्डर्स इतने ज़्यादा नहीं करने चाहिए। तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने डिसाइड किया कि मैं 500,000 शेयर्स को वापस परचेज़ कर लूँगा। तो उसे परचेज़ करने के लिए अगेन कहाँ जाना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जाना पड़ेगा। तो इस वजह से नॉर्मली इसको कहा जाता है कि आपके जो अल्टीमेट बॉरोअर्स या कॉरपोरेशंस होती है वो भी आपकी इक्विटी मार्केट का एक पार्टिसिपेंट होती है, ठीक है। और इस पूरे सिनेरियो को जिसमें कंपनी जो है अपने ही शेयर्स को दोबारा परचेज़ करती है उसको हम रीपरचेज देयर शेयर्स या इनको ट्रेजरी शेयर्स का नाम देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को या उन स्टॉक को हम ट्रेजरी शेयर्स का नाम देते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्टिसिपेंट क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद थर्ड आ जाता है आपके फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट जोन से आपके ये होते हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो इसमें आ जाते हैं। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल होता है? मैंने आपको एक टॉपिक बताया था या समझाया था म्यूचुअल फंड्स के नाम से। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली क्या होता है कि छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? बैंक्स में जाते हैं या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं और उनको जाके कहते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो हम आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप आगे, जैसा मैंने बताया था कि एक पूल क्रिएट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के नाम से, एक बैंक डिफरेंट कैटेगरीज के पूल्स को क्रिएट करते हैं, फिर उस पूल्स में सारे इन्वेस्टर, स्मॉल इन्वेस्टर आके इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर वो पूल को उठाता है और पाकिस्तान स्टॉक या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं? मेजर रोल प्ले कर रहे हैं कि वो किस तरह स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्वमेंट शो करवा रहे हैं कि ये क्या करते हैं, डिफरेंट स्मॉल जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट लेते हैं और आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। सो इस तरह ये आपकी मार्केट का एक मेजर पार्ट होते हैं। ओके, इसके बाद हमारा आ जाता है लास्ट वन पार्टिसिपेंट। अच्छा, लास्ट वन पार्टिसिपेंट हमारा है अल्टीमेट लेंडर्स। अच्छा, अल्टीमेट लेंडर्स क्या होते हैं? अल्टीमेट लेंडर्स, लेंडर बेसिकली वर्ड निकला है लैंड से, ठीक है, कि जो आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अल्टीमेट लेंडर्स जो अल्टीमेटली अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा होता है। अब यहाँ पे अल्टीमेट लेंडर्स लिखने की क्या ज़रूरत थी? खाली लेंडर्स भी तो लिख सकते थे। लेट्स सपोज अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमने क्या पढ़ा था कि समटाइम ये होता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है $1000 की, ठीक है, मेरे पास सिर्फ $1000 है। अब मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो ये है कि मैं डायरेक्टली जाता हूँ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट और मार्केट जाके मैं क्या करता हूँ, इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसा कि अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया, सबसे पहले मुझे अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, ब्रोकर्स के थ्रू करना पड़ेगा, तो ब्रोकर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, फिर ब्रोकर की फ़ीस भी होगी। तो मेरे पास तो टोटल $1000 है।
तो मैं क्या इतनी फीसिस और इतने ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रोसेस में पढ़ना पसंद करूँगा? ऑब्वियसली अगर एक कॉमन मैन है तो वो ऐसा नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि मुझे कोई इजी सा वे मिले कि मैं इन्वेस्टमेंट भी कर दूँ, मुझे रिटर्न भी मिले, मेरी मर्ज़ी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और मुझे इतने कम्प्लेक्स प्रोसेस से गुज़रना भी ना पड़े। तो फिर क्या होता है, आप क्या करते हो, बैंक के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर देते हो। अच्छा, अब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने आई है वो आपका अल्टीमेट लेंडर नहीं आया, मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट करने गया, मैंने कंपनी को या बैंक को इन्वेस्टमेंट दी, म्यूचुअल फंड्स में उनके रखवाई, और फिर कंपनी मेरे बिहाफ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये प्रोसेस जो सा होता है, ये प्रोसेस को हमने ऊपर डिस्कस कर लिया हुआ है। अल्टीमेट लेंडर वो होता है कि अगर अल्टीमेट मैं डायरेक्टली गया हूँ मार्केट में और मैंने डायरेक्टली जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, अल्टीमेट लेंडर्स। अच्छा, अब इसके अंदर अल्टीमेट लेंडर्स की उसने बताई हुई है कि डिफरेंट 4 ब्रॉड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो सी होती है ना, अल्टीमेट लेंडर्स कितनी टाइप्स के हो सकते हैं। बेसिकली आप इसको इस कंटेक्स्ट में ले सकते हैं कि अल्टीमेट लेंडर्स आपके कितनी टाइप्स के हो सकते हैं। सो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ योर अल्टीमेट लेंडर्स। द फर्स्ट वन इज़ द फॉरेन सेक्टर्स, the second one is the government institutions, the third one is the corporations and the last one is the household। ठीक है, ये 4 बेसिक टाइप्स के आपके इन्वेस्टर्स, अल्टीमेट इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले आ जाता है फॉरेन सेक्टर। आपने देखा होगा समटाइम क्या होता है कि अभी अगर हम रिसेंटली बात करें तो चाइना, टर्की, इन कंट्रीज से डिफरेंट, अभी तो रिसेंटली तो गल्फ़ कंट्रीज से भी कुछ इन्वेस्टर्स आए हैं और आके पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे से मुराद ये अब तो कोविड-19 या उससे पहले कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस उठा लिया। अदरवाइज़ कुछ 1 साल पहले अगर हम पीछे चले जाए तो हमारी इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो कुछ बेटर था। बाहर से लोग आके इन्वेस्टर करते थे, बाहर से इवन कंपनीज आके इन्वेस्टमेंट करती थी हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। तो अभी के लिहाज से अगर देखा जाए तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पाकिस्तान के बहुत से इन्वेस्टर्स, बल्कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया के वर्ल्ड वाइड जितने भी मेजर इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए नॉर्मली जो एक्सचेंज यूज़ करते हैं वो 2 तरह की हो सकती है। एक तो नॉर्मली वो यूज़ करते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को, और दूसरी एक और स्टॉक एक्सचेंज जिसको मैंने अभी लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि वो एक वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड भी उसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज। तो वो इन 2 स्टॉक एक्सचेंजेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगेन आजकल के टाइम पीरियड में या अभी के टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट का रुझान काफ़ी हद तक कम हो गया बिकॉज ऑफ कोविड-19। सो जब आप किसी और कंट्री से ताल्लुक़ रखते हो और आप किसी और कंट्री में जाके लेट्स सपोज आप देखते हो कि उस कंट्री के अंदर जो रिटर्न की रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप क्या करते हो, उस कंट्री में जाके उस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो। जैसे हमारे अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में टर्की या चाइनीज़ आके इन्वेस्टमेंट करेगी तो क्या होगा तो होगा ये कि हमारी जो वो है फॉरेन सेक्टर की जो मतलब फॉरेनर्स की इन्वेस्टमेंट का जो पैटर्न है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, मतलब हमारा स्टॉक एक्सचेंज बेटर होना शुरू हो जाएगी। सो अल्टीमेट लेंडर में सबसे पहले कौन हो सकते हैं, आपके फॉरेन सेक्टर के इन्वेस्टर्स। अच्छा, उसके बाद फिर आपका आ जाता है सेकंड वन इज़ दी, अच्छा इसमें उसने बताया कि फॉरेन सेक्टर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो या तो आपकी जो इमर्ज्ड मार्केट होती है, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड मार्केट होती है उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर इमर्जिंग मार्केट्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इमर्जिंग मार्केट्स में इस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि उनको लग रहा है कि यार ये अभी तो ये स्टॉक एक्सचेंज कुछ बेटर परफॉर्म नहीं कर रही, बट इन नियर फ्यूचर ये अच्छा परफॉर्म करेगी, तो इस लिहाज से इसको कहा जाता है कि ये इमर्जिंग मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट था वो था गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट में ये होता है
कि आपकी जो गवर्नमेंट की एजेंसीज होती है, लाइक सम टाइम होता है कि आपकी गवर्नमेंट ने कोई कंपनीज़ को बाय कर लेती है, ठीक है, किसी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, तो उस एक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उनके शेयर्स को बाय कर लेती है। जैसे नॉर्मली हमारे साथ क्या हुआ था, 1980s की बात है, आई थिंक सो अयूब खान का ज़िया-उल-हक का दौर था। तो तब क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे उनके शेयर्स को 50% से ज़्यादा बाय कर लिया, और बाय करने के बाद क्या किया, उनको अपने अंडर ले आए। तो इस तरह गवर्नमेंट भी आपकी फाइनल या आप अल्टीमेट लेंडर्स हो सकती है। और उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर क्वाइट सिंपल, कुछ कॉर्पोरेशंस होती है, जैसे अभी अगर हम बात करें तो जैज़ ने भारत को बाय कर लिया, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें तो फेसबुक ने व्हाट्सएप को बाय कर लिया। तो कॉर्पोरेट है ना एक फेसबुक, और फेसबुक ने व्हाट्सएप को बाय करने के लिए कोई डायरेक्टली उसके ऑनर से नहीं मिली, उसने जाकर उसके स्टॉक को 50% से ज़्यादा बाय कर लिया। तो क्या किया, कॉर्पोरेट क्या गई, अल्टीमेट लेंडर, अल्टीमेटली वो मार्केट में गई, उधर जाके उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और बाय कर लिया, ठीक है। और लास्ट वन इज दी हाउस होल्ड, ये कॉमन इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब आपके जो कोई भी नॉर्मल पब्लिक होती है वो जब इन्वेस्टमेंट करने जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट। कोई भी जैसे आप में से जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट इज फंड मैनेजर्स। ये अगेन ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया होता है कि कुछ फंड मैनेजर्स होते हैं जो अपने प्रिंसिपल की बिहाफ पे, लाइक मुझे अगर ज़रूरत है तो मैं कोई लोगों को, कुछ स्किलफुल प्रोफेशनल लोगों को हायर करूंगा, उनके थ्रू अपने फंड्स मैनेज करवाऊंगा, और वो मेरे बिहाफ पे क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। और वो सारा जो उनसे ना रोल प्ले करेंगे। और समटाइम जो उनसे आपके फ़ंड मैनेजर्स होते हैं, मैंने आपको स्टार्ट पे बताया था कि आपके जो ब्रोकर्स होते हैं वो भी आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं, और उस केस के अंदर आपके जो ब्रोकर्स होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स, वो ही आपके फंड मैनेजर्स भी कहला सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट आ जाता है। लास्ट पॉइंट ये स्पेकुलेटर्स एंड आर्बिट्रेजर्स। अच्छा, आर्बिट्रेजर मैंने आपको बताया था कि आर्बिट्रेज क्या होता है। बेसिकली आर्बिट्रेज टर्म ऐसी यूज़ की जाती है जिसके अंदर हम रिस्क लेस प्रॉफिट गेन करते हैं। अगर आपको इंटरनेशनल फाइनेंस याद हो तो उसके अंदर हमने इसको डिस्कस किया था कि आर्बिट्रेज बेसिकली क्या होता है कि आप रिस्क लेस प्रॉफिट गेन करते हो। और उसमें एक हमने टाइप पढ़ी थी लोकेशनल आर्बिट्रेज। लोकेशनल आर्बिट्रेज से क्या मुराद होता है कि लेट्स से सपोज एक जगह पे गुजरावाला में लेट्स से सपोज एक चीज़ प्रोडक्ट मिल रही है, एक शर्ट मिल रही है 1000 की, ठीक है, और लाहौर में वो शर्ट सेल आउट हो रही है 2000 की। आप क्या करते हो, आप 1000 की गुजरावाला से पकड़ते हो और लाहौर में आके 2000 की सेल आउट कर देते हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेजर। यही आर्बिट्रेजर आपके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी होते हैं, मतलब वो, अच्छा ये आर्बिट्रेजर है जिसको मैं अब डिटेल में बताने लगा। सो वो क्या करते हैं, आर्बिट्रेजर क्या करते हैं, लेट्स सपोज उन्होंने स्टॉक उठाया, डिफरेंट मार्केट से प्राइजेस देखें, ठीक है, एक स्टॉक के, और जहाँ से प्राइस उनको कम में मिल रहा है वहाँ से स्टॉक उठाते हैं, बाय करते हैं, और जहाँ ज़्यादा में सेल आउट हो रहा होता है वहाँ जाके वो सेल आउट कर देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेज। और आर्बिट्रेजर इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और प्राइस एनोमलीज, बेसिकली जो मैंने डिस्कस किया ना, डिफरेंट प्राइस जो वेरी करती है डिफरेंट लोकेशंस के हिसाब से, इसको इनॉमली बेसिकली होता है कि कोई डिफरेंट चीज़ का होना, ठीक है, कुछ ऑर्डिनरी से हट के होना ना। तो यही है कि प्राइस एनोमलीज, कि प्राइस जो ऑर्डिनरी से हट के, जो नॉर्मल प्राइस से हट के होती है, जब प्राइसेस यानी डिफ़र कर रही होती है दो डिफरेंट लोकेशंस पे या दो डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइस एनोमलीज। और जब भी प्राइस एनोमलीज एग्जिस्ट करेगी किसी भी मार्केट के अंदर, तो आपके स्पेक्यूलेटर, आपके आर्बिट्रेजर इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं आपके स्पेक्यूलेटर्स। अच्छा, स्पेक्यूलेटर्स का काम क्या होता है, स्पेक्यूलेटर्स का काम ये होता है कि वो सिर्फ मार्केट के अंदर तभी आते हैं जब मार्केट के अंदर इनएफिशिएंसी पाई जाती है।
मैंने आपको एक ना थ्योरी समझाई थी, एफिशिएंट मार्केट पोर्टफोलियो। ये मेरा स्पेक्यूलेटर का टॉपिक सुनने से पहले ना आपने उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेना है। एफिशिएंट मार्केट पोर्टफोलियो को मैं भी थोड़ा कंसाइसली बता देता हूँ वो होता क्या है। उसके अंदर ये होता है कि कोई भी आपका स्टॉक जो से, हमने एक लाइन पढ़ी थी ना SML के अंदर, सिक्योरिटी मार्केट लाइन में, जब हमने कैपएम की लाइन बनाई थी तो उसमें हमने कहा था कि जो स्टॉक इससे ऊपर होगा और जो स्टॉक इससे नीचे होगा वो अंडर या ओवर वैल्यूड पाया जाएगा। सो स्पेक्यूलेटर्स क्या करते हैं, स्पेक्यूलेटर्स अपॉर्चुनिटी गेन करते हैं, मतलब वो देखते हैं कि अगर कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है, वो फिर उस स्टॉक की बाइंग एंड सेलिंग करके क्या करते हैं, प्रॉफिट गेन करते हैं। मतलब स्पेक्यूलेटर्स का काम हरगिज़ किसी लॉयलिटी नहीं होता कि मैंने इस स्टॉक को अपने पास रखना है। उनका काम बेसिक यही होता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है और उससे जितना मुझे जल्दी प्रॉफिट गेन हो जाएगा मैं वो गेन करके चला जाऊंगा, उस स्टॉक को सेल कर दूंगा। सो जब मार्केट इनएफिशिएंट होगी तब आपकी मार्केट के अंदर अंडर एंड ओवर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। जब ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी तो स्पेक्यूलेटर्स आएंगे, वो स्पेक्यूलेशंस करेंगे और जिसको हम कहते हैं ना एबनॉर्मल प्रॉफिट गेन करके आपकी मार्केट से चले जाएंगे। अच्छा, इन्हीं चीज़ों को मैंने दोनों जो से ना स्पेक्यूलेटर और आर्बिट्रेजर, ये 3 पॉइंट्स में बताया हुआ है, इनको पढ़ लेना, क्वाइट सिंपल है। अच्छा, अगेन हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपके जितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मेंबर ऑफ एक्सचेंज, जो आपके बेसिकली एक्सचेंज के साथ अटैच्ड होते हैं, जिसमें स्टॉक ब्रोकर्स आ जाते हैं। सेकंड आपके आ जाते हैं अल्टीमेट, जो आपके बॉरोर्स होते हैं, ठीक है, जो फंड को रेज करते हैं ना। उसके बाद आपके फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज आ जाते हैं, जिनमें आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, म्यूचुअल फॉर द पर्पस टू इन्वेस्ट इनडायरेक्ट, या हम इसको इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। फिर आपके अल्टीमेट लैंडर्स आ जाते हैं, जिसमें हमने 4 टाइप्स पढ़ी है। सबसे पहले हमने फॉरेन लैंडर्स पढ़ा, फिर हमने गवर्नमेंट लैंडर्स पढ़ा, फिर हमने कॉर्पोरेट लैंडर्स पढ़ा और फिर हमने हाउस होल्ड लैंडर पढ़ा। फिर आपके फंड मैनेजर्स आ जाते हैं, जो समटाइम आपके जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो ही फंड मैनेजर का रोल भी प्ले कर रहे होते हैं। और लास्ट पे हमने जो 2 टाइप्स पढ़ी है, जो 2 पार्टिसिपेंट पढ़े हैं, वो कौन से हैं, आर्बिट्रेजर्स जो प्राइस एनॉमलीज को देखते हैं और रिस्क लेस प्रॉफिट कमाते हैं, और स्पेक्यूलेटर्स जो मार्केट इनएफिशिएंसी को देखते हैं, अंडर एंड ओवर वैल्यूड स्टॉक को देखते हैं और इधर से पैसे गेन करते हैं। सो बच्चों, ये आज का आपका लेक्चर था। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप ग्रुप में मैसेज कर देना, और फिर मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उससे पहले आपकी सारी क्यूरीज को रिजॉल्व करूँगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।